सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कब होगा, कैसे होगा और क्या उसके रूल्स होंगे, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में देयर विल बी टू रूल्स दैट हीट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा और ये ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा until the temperature of both the objects A and B becomes almost same. So these two rules are needed to be followed during the heat transfer. अब है एक्टिविटी 4.6। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सेटअप बना हुआ है और इस सेटअप में क्या क्या है वो हमें देखना है। There are two bricks. You can see there are two bricks which we have arranged for holding the scale. स्केल यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये आयरन स्केल या कोई मेटल का स्केल हो सकता है। यहाँ पर एक कैंडल लगी हुई है, द कैंडल इज़ लाइटेड एंड दीज आर द वैक्स पीसेस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये हीट जो कैंडल हमने लाइट की है इसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस हो रही है फ्लेम में से, और वो हीट जो होगी वो इधर को स्केल के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है और वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी और वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्केल की ट्रांसफ़र होती जा रही है। इसका पता हमें कैसे चलता है कि जो हमने वैक्स के पीसेस इस स्केल के ऊपर स्टिक किए थे, चिपकाए थे, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर गिरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये वाला पीस गिरता है, फिर सेकंड नंबर का, फिर थर्ड नंबर का, फिर फोर्थ नंबर का। इस तरीके से ये वैक्स के पीसेस एक एक करके गिरते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीट करने से जो वैक्स है वो मेल्ट होता है। तो धीरे धीरे हीट जब इधर को जो स्केल के अंदर ट्रांसफ़र होती रहेगी तो ये वैक्स पीसेस गिरना शुरू कर देंगे। दे विल स्टार्ट फॉलिंग बाय देमसेल्फ। तो इससे हमें, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हीट का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। और आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो यहाँ पर हॉटर एंड था ये वाला और कोल्डर एंड था ये वाला, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होते जा रहा था, तो इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। और ये जो कंडक्शन का जो प्रोसेस है ये जनरली होता है सॉलिड्स के अंदर। मोस्टली जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हमें बताया गया कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी ऊपर पढ़ी है वहाँ पर कंडक्शन के प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र हुआ था। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? तो क्या सभी सब्सटेंसेस हीट का कंडक्शन करते हैं? तो आंसर है नो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि जो मेटल का पैन आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हो इन द किचन, उसका जो हैंडल होता है वो वुडन होता है या फिर प्लास्टिक का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? बिकॉज इफ दीज हैंडल्स विल नॉट बी मेड अप ऑफ द मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक और वुड, देन आवर हैंड कैन बर्न ईजली इफ़ वी टच देम बेयर हैंडेडली। तो इसका रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक्टिविटी 4.7 में। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. तो यहाँ पर एक टेबल दी है और आप देख लो, इसमें हमें आर्टिकल का नेम लिखना है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर स्टील स्पून, मटेरियल विद विच द आर्टिकल इज़ मेड। तो स्टील है तो ये आयरन का ही एक फॉर्म है, तो ये एक मेटल हो गया। और डज द अदर एंड गेट हॉट, येस और नो लिखना है तो येस हो जाता है। तो हमें इसमें क्या करना था कि ये आर्टिकल्स को हमें डिप करना है। किस में डिप करना था? हमें हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर के अंदर हमें इन चीज़ों को डिप करना है और फिर देखना है वन बाय वन कि इनमें से कौन सी चीज़ें
हॉट होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो हम देखेंगे कि स्टील स्पून हॉट हो जाएगी, प्लास्टिक स्केल हॉट नहीं होगा, पेंसिल भी इतनी हॉट नहीं होगी, डिवाइडर हॉट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन है ये दोनों चीज़ें किससे बनी है, मेटल से। तो इससे हमें पता चलता है कि मेटल के अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। वेरस जो ये दोनों चीज़ें थी, प्लास्टिक स्केल और पेंसिल, इन्होंने हीट को कंडक्ट नहीं किया, तो इनको हम कह देते हैं इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स, द मटीरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट द हीट। और यहाँ पर मेटल हो जाएगा गुड कंडक्टर और जस्ट कंडक्टर। तो अब हम यहाँ पर मूव करते हैं एक्टिविटी 4.8 में, बट बिफोर दैट हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये सब है मेटल्स। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन, तो the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are also called as insulators. Now what you will see here, something is written, the water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? अब हम बात करते हैं वाटर और एयर की। ये भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, तो क्या इनके अंदर से हीट का ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता है, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट वी कम टू द एक्टिविटी 4.8. फॉर दिस एक्टिविटी वी कैन कम टू द इमेज हियर. Now look at this image carefully. This is a setup for understanding the process of convection. Now as we have studied कि जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में अकर करता है, सिमिलरली जो कन्वेक्शन के प्रोसेस है वो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा लिक्विड्स के अंदर। तो कंडक्शन था सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस, और कन्वेक्शन है लिक्विड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस। तो इस अरेंजमेंट को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया गया है, या कोई बीकर भी लिया जा सकता है। सेकेंडली यहाँ पर लिया गया है एक बर्नर जिससे कि हीट पास हो रही है। फिर इसके अंदर फिल किया गया वाटर, और यहाँ पर ये जो स्टैंड लगा हुआ है इसे कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, जिसके ऊपर हमने रखा है स्पीकर को या इस फ्लास्क को। तो अब इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है कि हमें ये राउंड बॉटम फ्लास्क लेकर इस फ्लेम के ऊपर रख देना है, और फ्लेम के ऊपर रखने के बाद हम इसे हीट करते हैं। हीट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम है KMnO4। KMnO4 हम इसमें डालते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका कलर होता है पिंक। इसका छोटा सा पीस आप कह सकते हो, या एक छोटा सा क्रिस्टल हम इस बीकर के अंदर पुट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ की हेल्प से हम उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को यहाँ पर रख देंगे इसमें। जब वो बॉटम पर उसे रख देंगे उसके बाद वाटर को हीट करना शुरू करेंगे। वाटर जब हीट होगा तो बच्चों क्या होगा कि सबसे पहले वाटर हीट होगा, और जो ये वाला जो वाटर का ये वाला बॉटम वाला जो वाटर है ये बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, और जब ये हीट होकर पूरा हॉट हो जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज़ करेगा, क्योंकि हॉट एयर जैसे राइज़ करती है वैसे ही हॉट वाटर भी अपनी प्लेस छोड़कर ऊपर की तरफ राइज़ करेगा। और जो साइड्स का कूल वाटर है, जो ठंडा पानी है, तो हॉट विल बी राइज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द कूल वाटर विल कम डाउन फ्रॉम द साइड्स, और वो हॉट ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। कन्वेक्शन के प्रोसेस से जो पूरा पानी है वो उस पूरे पानी के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फाइनली जो होल वाटर है इट विल बिकम हॉट। तो पूरा पानी लास्ट में क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। बट कौन से प्रोसेस से हुआ, ये कन्वेक्शन के प्रोसेस है, तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, तो ये तो था वाटर के अंदर। और एयर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है, इन विच डायरेक्शन डज़ द स्मोक गो, तो उसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी 4.9 में देखते हैं हम क्या है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑन द फ्लेम। Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why?
तो यहाँ पर आ जाता है ये वाला डायग्राम. Now look at this diagram. In this diagram we can see here one candle is there which is lighted candle, और यहाँ पर हमने अपने हैंड को रखा है इसके साइड में और दूसरे हैंड को हमने रखा है इसके ऊपर. तो क्या हमें दोनों हैंड्स में सेम हीट का फीलिंग होगी या किसी एक में ज़्यादा होगी? तो हम यहाँ पर देखते हैं. नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. तो क्या होता है कि टॉप वाले हैंड पर हमें ज़्यादा हॉटनेस फील होगी इस हैंड पर. कौन से प्रोसेस की वजह से? कन्वेक्शन की प्रोसेस की वजह से. जबकि साइड वाले हैंड पर हमें कोई भी हॉटनेस, इतनी ज़्यादा हॉटनेस फील नहीं होगी. The people living in coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than air. तो coastal areas वो areas होते हैं जो सी के नज़दीक होते हैं, सी के क्लोज़र होते हैं. तो वहाँ पर land heat हो जाती है during the daytime faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes on towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? But we will talk about it later. पहले हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को डिस्कस करेंगे. इसके लिए हम आ जाते हैं इस डायग्राम में. So you can see the diagram clearly. Here we see 4 images, and in the first image there is a picture of daytime. During the daytime, what happens that this land and this water. Now during the daytime, this land gets heated faster than the air, so it becomes hot, and the water is not so hot during the daytime. So this is hot and this is cold during the daytime. Now what happens? The air above the land will become hot. The air above the land will become hot and it will rise up. जैसे ही ये हवा राइज़ अप करेगी हॉट एयर, वैसे ही जो यहाँ की कूल एयर होगी वो इसकी प्लेस लेने यहाँ आ जाएगी. तो हॉट एयर इधर को जाएगी सी की तरफ, और सी की जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आ जाएगी, और इसे हम कहते हैं सी ब्रीज. इस फिनोमिनन को हम कहते हैं सी ब्रीज, एंड इट टेक्स प्लेस एट द डे टाइम इन द कोस्टल एरियाज़. तो ये सी ब्रीज कोस्टल एरियाज़ में डे टाइम में प्रोड्यूस होगी. फिर हम आते हैं नेक्स्ट इमेज पर. नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि नाइट टाइम पर क्या हो रहा है. नाइट टाइम पर इसका अपोजिट होगा. अपोजिट होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंड है वो नाइट टाइम पर जल्दी ठंडी होगी, और ये जो है वाटर ये हॉट रहेगा. तो ये हॉट है और ये कोल्ड है. अब फिर से एयर का मूवमेंट होगा. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हॉट एयर विल राइज अप एंड द कूल एयर विल टेक इट्स प्लेस. तो ये हॉट एयर राइज अप हो गई है, यहाँ पर सेकेंड डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, और जो कोल्ड एयर थी लैंड की तरफ से आने वाली उसने उसकी जगह ले ली. तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लैंड ब्रीज, और ये होता है रात के वक्त. फिर हम आ जाते हैं फ्रॉम द सन. द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. अब एयर में क्या हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा रेडिएशन. जो सन रेज है हमारे पास पहुंचती हैं रेडिएशन के प्रोसेस से. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. ये तीसरा तरीका है हीट के ट्रांसफ़र का, और इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ये वैक्यूम में भी अकर कर सकता है. वैक्यूम का मतलब कि जहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऐसी जगह पर भी ये प्रोसेस काम कर सकता है रेडिएशन का. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation.
तो इसका एग्जांपल है कि जब आप रूम में बैठे हो बट द रूम हीटर इज़ नॉट केप्ट वेरी क्लोज टू यू, स्टिल यू फील हॉट। तो ये किस प्रोसेस से होता है? रेडिएशन के प्रोसेस से। और इसी तरीके से अगर आपने एक हॉट यूटेंसिल को, एक गर्म बर्तन को फ्रेम से दूर रखा हुआ है तो वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएशन से अपनी हीट को लॉस कर देता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। सभी जो हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट का रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखो कि सारी हॉट बॉडीज़ हीट को रेडिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड। और ट्रांसमिट भी हो सकता है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है और कुछ ट्रांसमिट हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर एंड विंटर्स में हम डिफरेंट कलर्ड क्लोथ्स यूज़ करते हैं। जैसे समर्स में हम जनरली यूज़ करते हैं लाइट कलर्ड क्लोथ्स, बिकॉज लाइट कलर्ड क्लोथ्स do not absorb heat, they reflect the heat and so they keep us cool. Similarly, अगर हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स को यूज़ करेंगे तो डार्क कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, और इसकी वजह से हमारी बॉडी को वार्मथ या हॉटनेस फील होगी विंटर्स में। एक्टिविटी 4.10 के लिए हम इसके डायग्राम में आ जाते हैं नीचे, और डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 कैन्स और 2 यूटेंसिल्स हैं, but one of them is painted black and one of them is not painted. They are filled with both are filled with same amount of water. यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों में same amount of water है, और हमने इनको सन लाइट में रखा है for half an hour. आफ्टर हाफ एन आवर इफ़ वी टच देम विद आवर हैंड तो हमें पता चलता है कि कौन सा इनमें से ज़्यादा हॉट लगेगा हमें। तो ऑब्वियसली द ब्लैक वन, द one which is painted black means this one will be hotter as compared to this. Why this will be hotter? Because black color or the dark colors are good absorbers of heat. तो heat को इसने absorb किया है जो heat इसको sunlight की वजह से मिली थी। Then we come to activity 4.11. तो इन्हीं को अगर हम इन्हीं दोनों utensils को सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर से भर दें और फिर उन्हें एक रूम में रख देते हैं या शेड में रख देते हैं और नोट करते हैं टेम्परेचर को आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, तब हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो दोनों में फॉल हुआ है। और वो फॉल किस में होगा ज़्यादा? पहले फॉल किस में होगा टेम्परेचर? द लाइट कलर्ड वन। इन द लाइट कलर्ड वन द टेम्परेचर विल फॉल अर्लियर. So that is why in the summer and dark colored clothes in the winter. We use light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter. इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो. Because dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter. Light colored clothes reflect heat. वो absorb नहीं करते हैं बल्कि reflect कर देते हैं heat को, और इसीलिए उन्हें पहनकर हमें summers में ठंडा लगता है. द लास्ट टॉपिक इज़ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स. सो वुलन क्लोथ्स हमें वार्म में विंटर्स में वार्म कैसे रखते हैं, उसके लिए कि जो वूल है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का पुअर कंडक्टर है, और जितने भी हम इसके लेयर्स बनाएंगे वुलन फाइबर्स के तो उनके बीच में एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी, और एयर इज़ अगेन अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर प्रिवेंट कर देगा हीट का जो फ्लो है फ्रॉम बॉडी टू द सराउंडिंग्स, और इसकी वजह से हमें वार्म लगेगा. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blankets joined together. What would you choose and why? अगर आपको सर्दियों में कहा जाता है कि आपको एक सिंगल थिक ब्लैंकेट से ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स को यूज़ करने से ज़्यादा हॉट लगेगा, तो आप इसमें समझ सकते हो कि आपको अगर 2 थिन ब्लैंकेट्स दी जाती हैं तो आपको उसमें ज़्यादा हीट फील होगी. रीज़न इज़ कि जो ब्लैंकेट्स की जो
जितनी ब्लैंकेट्स की लेयर बढ़ती जाएंगी उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी। और एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर पुअर कंडक्टर है हीट का, तो ये हीट को फ्लो नहीं होने देगा बाहर की तरफ और हीट ट्रैप हो जाएगी। हीट जब अंदर ही ट्रैप हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी को ही मिलेगी, और हमारी बॉडी को मिलेगी तो हमें हॉटनेस फील होगी या वार्मथ फील होगी। So this was the last topic, and with this we come to the end of the chapter.